गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। फिर चैप्टर 8 भी आपको मतलब साथ में भी मिल जाएगा और 9 भी, ठीक है। मतलब हम जो है सुबह आपको 6 बजे तक सारा प्रोवाइड करा देंगे, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश रहेगी तो एक 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है कि शिक्षा में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। देखिए हम सारा सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे क्योंकि सब कुछ पढ़ने का भी समय नहीं है, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं, मैनेजमेंट एंड डेफिनेशंस ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रबंधन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान ने जो है मतलब अपने अपने तरीके से अपने दृष्टिकोण से जो है परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री प्रबंधन की विवेचना भूमि, श्रम पूंजी आदि की व्यवस्था के संदर्भ में करते हैं, ठीक है। उद्योगपति प्रबंधन की व्याख्या जो है लाभार्जित करने के उपयोग की व्यवस्था के रूप में करते हैं, ठीक है। मतलब प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, मतलब हम किस तरीके से चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं। तो शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है कि संक्षेप में तात्पर्य है कि प्रबंधन के अर्थ की विवेचना अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, उद्योगपति, राजनेता तथा परिवार के मुखिया जो हैं अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट जो है अपने अपने दृष्टिकोण से वो लोग करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसे एक प्रोसेस मानते हैं, प्रक्रिया मानते हैं। कुछ इसे मानवीय संबंधों की स्थापना के रूप में लेते हैं, क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट होता है, चाहे वो एक रिलेशनशिप का मैनेजमेंट हो, ठीक है, चाहे वो एक मतलब उद्योगपति के द्वारा किया जा रहा है एक कंपनी का मैनेजमेंट हो, ओके। तो कुछ इसे निर्णय मानते हैं और कुछ विद्वान इसे संसाधनों के रूप में, संसाधनों की व्यवस्था करने के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। इन्हीं सब कारणों से मतलब प्रबंधन की जो परिभाषा है वो अलग अलग हैं। जैसे कि बेंच ने दिया, बेंच जो है ब्रेंच जो है ब्रेच सॉरी ब्रेच हैं, इन्होंने कहा है कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी प्रतिष्ठान के संचालन के लिए प्रभावी रूप से उत्तरदायित्वों का निर्धारण करती है, जो किसी प्रतिष्ठान के संचालन के लिए प्रभावी रूप से उत्तरदायित्वों का निर्धारण करती है। तो इनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मतलब प्रबंधन एक सामाजिक जो है प्रक्रिया है, ठीक है, जो यंत्रों तथा भौतिक साधनों के संदर्भ में विवेचित नहीं किया जा सकता, मतलब उनको बताया नहीं जा सकता है, मतलब इसको मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब किसने कहा, ये ब्रेच ने कहा है, ठीक है। ब्रेच ने ये बोला है कि जो प्रबंधन है एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद में फिर टेलर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप क्या करना चाहते हैं तथा यह देखने के लिए कि वह कार्य सर्वोत्तम या मितव्ययता के साथ संपन्न हो, यह करने की एक कला है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है। तो ये टेलर ने मतलब टाइलर ने ये मतलब दिया है स्टेटमेंट कि मतलब आप क्या करना चाहते हैं, यह तथा यह देखने की वह क्या मतलब वह आप क्या करना चाहते हैं तथा यह देखने की कि वह कार्य सर्वोत्तम तथा मितव्ययता के साथ कम से कम चीपेस्ट में के साथ संपन्न हो, ठीक है, यह करने की कला है। मतलब आप क्या करना चाहते हैं उसको बहुत ही चीपेस्ट वे में डन कर दें। तो ये मतलब किसने कहा है, टाइलर ने। तो टाइलर टेलर थे तो इसलिए लोगों का मतलब कम से कम मतलब चीपेस्ट वे ये मतलब करना चाहते थे। तो इस तरीके से आप मतलब जो स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। की पॉइंट की मैंने बताया आपको की पॉइंट कैसे निकालना है, तो की पॉइंट अपने आप निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी मैं भी बताते हुए चल रहा हूँ साथ में। टेरी ने स्टेटमेंट दिया है कि प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। देखिए टेरी जो थे वो उनको पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता, मतलब वो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को मानते थे। तो टेरी किसको मानते थे, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को मानते थे। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या हो जाएगा, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। तो टेरी ने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, इन्होंने ये कोशिश की थी। उसके बाद आते हैं वेंस। वेंस ने भी टेरी के समान ही प्रबंधन को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है तथा इससे प्रतिष्ठान के विशिष्ट एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना है। प्रबंधन की परिभाषा देते हुए वेंस ने भी बोला है कि प्रबंधन साधारण रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। वेंस क्या लेते थे, डिसीजंस लेते थे। वेंस क्या करते थे, डिसीजंस लेते थे, मतलब निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया है जो प्रतिष्ठान के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जो प्रतिष्ठान के पूर्व निर्धारित प्राप्तों के लिए, ठीक है।
मानवीय संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो वेंस ने डेफिनेशन दी है। उसके बाद वेंस ने कहा है कि मतलब इस परिभाषा से वेंस का एक और तथ्य जो स्पष्ट होता है कि प्रबंधन के क्या है, दो मुख्य तत्व हैं। एक तो निर्णय निर्माण और दूसरा क्या है, नियंत्रण, कंट्रोल। ठीक है। फिर क्या है, स्प्रीगल और लेंसबर्ग ने भी मतलब कहा है कि प्रतिष्ठान प्रबंधन जो है किसी प्रतिष्ठान का वह कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित तथा निर्देशित करना है। ठीक है। इन्होंने भी वही स्टेटमेंट दिया है, मतलब प्रबंधन जो है किसी प्रतिष्ठान का वह कार्य है, किसी प्रतिष्ठान का मतलब मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज विच कंसर्न इटसेल्फ विद द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू अटेन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इट डील्स पर्टिकुलरली विद द एक्टिव डायरेक्शन ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स। तो ये क्या है, प्रबंधन किसी प्रतिष्ठान का वह कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित तथा निर्देशित करना है। उसके बाद मेरी नाइल्स ने भी ये स्टेटमेंट दिया है एक। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, नाइल्स लिखती हैं कि सुप्रबंधन या वैज्ञानिक प्रबंधन मानवीय, भौतिक तथा समय संबंधी तत्वों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए सामाजिक उद्देश्यों को इस प्रकार प्राप्त करता है कि संभागियों तथा जनसाधारण को संतोष प्राप्त होता है। तो इसमें अगर आप चाहें तो कुछ की पॉइंट बना सकते हैं, बाकी शायद मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इन्होंने अपने मतलब देखिए नाइन्थ ने अपनी परिभाषा में जिन तत्वों का प्रमुखता से उल्लेख किया है वो क्या है, सामाजिक उद्देश्य है, मानवीय तथा भौतिक शक्ति का सदुपयोग है, समय तत्व है और मानवीय संतोष है। ठीक है। तो ये आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है। ये की पॉइंट है, समय तत्व, मानवीय संतोष, अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो स्टेटमेंट तो नाइल्स ने क्या दिया है, स्टेटमेंट दी है। ठीक है। स्टोनर तथा वेंगल का भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के सदस्यों के प्रयासों द्वारा नियोजन, संगठन, अग्रसरण तथा नियंत्रित किया जाता है। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कि मतलब उसमें नियोजन, संगठन तथा अग्रसरण एवं नियंत्रण किया जाता है और इस हेतु संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी उपलब्ध संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, leading and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve state organizational goal। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया है किसने, स्टोनर एंड वेकल ने। उसके बाद आ जाते हैं अल्बानीज। अल्बानीज ने स्टेटमेंट दिया है एक कि प्रबंधन ऐसा वातावरण निर्मित करने का कार्य है, प्रबंधन जो है ऐसा वातावरण निर्मित करने का कार्य है जिसमें व्यक्ति प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्वक ढंग से प्राप्त कर सके। तो अल्बानीज ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई वातावरण, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो, तो इसका की पॉइंट आप एनवायरनमेंट रख सकते हैं। ठीक है। अल्बानीज ने प्रबंधन एक ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए करने का कार्य है जिसमें व्यक्ति प्रतिष्ठान के उद्देश्यों और दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त कर सके। उसके बाद स्टेटमेंट एक ये दी है, तो स्टेटमेंट आप देखिए की पॉइंट्स याद रखिए, अगर याद रखना है तो याद रखिए, नहीं तो आप इग्नोर करिए। ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट अगर आपको इसे उसमें 25 क्वेश्चन आपको लेफ्ट करने रहते हैं तो आप चाहें तो 25 के स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट्स छोड़ सकते हैं। बाकी जो मतलब जो वन लाइन तरीके से क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे सुबह, उसमें से आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ लेंगे, मतलब वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर स्टेटमेंट्स में क्या रहता है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं गलत होने के। ठीक है। क्योंकि उसमें ये तो रहता नहीं है कि उपरोक्त सभी, जो डी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अदर क्वेश्चंस में क्या रहता है, ऑल ऑफ द अबव रहते हैं। तो जो समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में सभी यही बताया है कि अगर आपको लग रहा है ये नहीं सही होगा, ये नहीं, तो उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है। अगर डी में आपके ऑल ऑफ द अबव या फिर उपरोक्त सभी करके ऑप्शन है तो आप बस वही डी लगा दीजिएगा, आपका सही होने के चांसेस एक तरीके से 70% चांसेस बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन के। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रबंधन की विशेषताएं। देखिए विशेषताएं क्या होती है, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या होती है, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है। देखिए यह एक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रबंधन में कोई एक विशिष्ट कार्य निहित ना होकर के विभिन्न संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला निहित होती है। ठीक है। ये एक प्रोसेस है, होता है, मतलब कि पहले जैसे पूरा तरीके से, जैसे कि आप किसी कंपनी को चलाते हैं तो उसको एक प्रोसेस है चलाने का। ठीक है। तो वहाँ को उसको मैनेज करने का एक प्रोसेस, इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है। फिर क्या है, एक समन्वित प्रक्रिया है। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानवीय, भौतिक, तकनीकी तथा समय संबंधी संसाधनों का समन्वित करती है। ठीक है। प्रबंधन क्या है, एक समन्वित प्रक्रिया है, एक इंटीग्रेटिव प्रोसेस है। फिर है एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण प्रबंधन में मानवीय तत्व तथा मानवीय संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। मतलब वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉय वगैरह हों उनसे आपका जो है मतलब संबंध, रिलेशंस जो है आपके अच्छे होने चाहिए।
फिर क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मतलब प्रबंधन में अनेक आयाम या पक्ष होते हैं, अर्थात प्रबंधन में कई प्रकार के कार्य निहित होते हैं, जैसे कि प्रबंधन को नियोजन, संचालन, नियंत्रण, समन्वय जैसे विविध प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रबंधन क्या होगा, एक बहुआयामी प्रक्रिया, एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह सतत प्रक्रिया है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, प्रबंधन सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जब तक देखिए यह प्रक्रिया जब तक कोई प्रतिष्ठान चलता है तब तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, जब कोई प्रतिष्ठान बंद या समाप्त हो जाता है तो प्रबंधन की प्रक्रिया उसके बाद भी चलते चलते बंद हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, फिर क्या, यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। प्रबंधन कोई स्थिर प्रक्रिया ना होकर के गत्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, गत्यात्मक होने के कारण यह परिवर्तनशील है, चलायमान है और सफलतादायक है। प्रबंधन के कार्य एक बार में ही सदैव के लिए निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट जो है एक बार में ही निर्धारित नहीं किया जाता है, वो मैनेजमेंट जो है धीरे धीरे चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर क्या है, यह एक स्वदेशी प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है, एक उद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य के साथ में पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। ठीक है, कुछ निश्चित तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उसके साथ में ये प्रक्रिया चलती है। फिर प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इट इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, तो प्रबंधन किसी देश, काल, प्रतिष्ठान तक ही सीमित नहीं है, इसकी आवश्यकता सभी देशों के सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में हर समय पड़ती है। तो मतलब ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर समय चलता रहता है, चाहे वो भारत हो या कोई भी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट हर जगह मैनेजमेंट अपनाया जाता है। यह एक अदृश्य शक्ति है। तो प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिष्ठान में कार्य तो करती है परंतु दिखाई नहीं देती है। मैनेजमेंट आपको दिखेगा, मतलब आपको होता रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अब मैनेजमेंट आपके कोई सामने थोड़ी करेगा, तो यह एक क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। ओके, फिर यह एक पदानुक्रम व्यवस्था है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ हायरार्की। ओके, प्रबंधन एक सामूहिक व्यवस्था है जिसमें अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो पदानुक्रम, ठीक है, जिसमें अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो अनेक व्यक्तियों में सभी को एक एक पद मिलेगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई मैनेजर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पदानुक्रम व्यवस्था होती है। फिर यह कला और विज्ञान दोनों है। तो प्रबंधन जो है ना केवल मात्र कला है ना विज्ञान है, यह कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, ना तो यह प्योर कला है ना ही यह प्योर साइंस है, ये दोनों है। यह ना तो कला है और ना तो साइंस है, यह कला और विज्ञान का मिश्रण है। ओके, अब प्रबंधन कला है, कला का संबंध हमारी भावनाओं तथा अनुभूतियों से होता है। यह एक आदर्श प्रस्तुत करती है तथा क्या होना चाहिए प्रश्न का उत्तर देती है। यह कल्याणकारी होते हैं प्रबंधन जो है। ठीक है, यह बताती है कि कैसा होना चाहिए। यह आदर्शात्मक, कल्याणकारी तथा सुखद देती है। ओके, तो एक तरीके से इसकी जो फीलिंग्स थी वो आपने मतलब देख ली कि क्या क्या चाहती है। फिर है कि अब हम अध्ययन कर चुके हैं कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह सामाजिक संबंधों तथा पक्षों का अध्ययन करती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब प्रबंधन एक कैसी प्रक्रिया है, तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और यह सामाजिक संबंधों तथा पक्षों का अध्ययन करती है। इस कारण प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान का रूप धारण करती है। ठीक है, किसका रूप धारण करती है, एक सामाजिक विज्ञान का। तो इस दृष्टि से भी प्रबंधन जो है एक विज्ञान है। ओके, फिर लास्ट में कि इस कारण इसे कोमल विज्ञान तथा कोमल कला भी कहते हैं। पूछ सकते हैं ना कि कोमल विज्ञान और कोमल कला जो है मतलब किसको कहा जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आपने पेपर सेकंड देखा है तो उस तरीके से मतलब बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो। उसके बाद है कि प्रबंधन का महत्व, मतलब प्रबंधन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंधन क्या है, एक सौदेश्य प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब एक उद्देश्य के साथ में पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं या फ्यूचर के लिए कुछ उद्देश्य होते हैं, इसमें कुछ विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। ओके, इन उद्देश्यों की प्राप्ति प्रतिष्ठान तथा प्रबंधन से जुड़े लोगों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो पाती है। सिंपल सी बात है, देखिए मैनेजमेंट तभी आपका हो पाएगा जब आपके मतलब नीचे आपके एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, आपके पास एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा, तभी आप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक कंपनी को आप कैसे हैंडल कर सकेंगे, जब आपके पास एम्प्लॉय होंगे ना, तभी तो बस वही आपको मैनेज करना है। अगर आप ढंग से मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपकी कंपनी बहुत अच्छे से रन कर जाती है, और अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कंपनी आपकी रन नहीं कर पाती। तो एक तरीके से क्या होता है, जो भी पूरा वर्क रहता है वो एक मैनेजमेंट का कार्य रहता है। ठीक है, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं कंपनी को, तो वही यहाँ पे है प्रबंधन के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रबंधन के मैनेजमेंट के कार्य क्या रहते हैं, एक प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग बनाना, कि प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है, प्लान करना, नियोजन करना। ठीक है,
कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, क्या क्या करना है। जैसे कि देखो कि कौन कौन सी चीज़, जैसे उद्देश्यों का निर्धारण करना कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इसको हमको अचीव करना है। फिर है उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करना, ठीक है, मैनेजमेंट यही करता है। फिर आने वाली बाधाओं के संबंध में तथ्य एकत्रित करना, फैक्ट्स मतलब कलेक्ट करना, एकत्रित तथ्यों के प्रकाश में कार्य योजना बनाना, अगर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमको प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब प्लानिंग में लाई जाती हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होता है, नियोजन के समय बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संगठन का कार्य किया जाता है। भाई जो आप मतलब आपने जो आप क्या नाम प्लान बनाओगे उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि वो लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो जो आपके नीचे हैं, जो भी जहाँ तक उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन चीज़ों को जहाँ तक आपको मतलब प्रोवाइड कराना है, दूर इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो मतलब उसके लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट का जो आपके कार्य हैं क्या होता है, नियोजन, संगठन और कर्मचारी भर्ती, निर्देशन। कर्मचारी भर्ती तो समझ रहे हैं ना, मतलब कर्मचारियों की भर्ती करना, ठीक है, एक मात्रा में उनको जो है उनके अकॉर्डिंग पोस्ट देना, ठीक है। फिर होता है निर्देशन। निर्देशन होता है, किसका कार्य होता है, मैनेजमेंट का कार्य होता है निर्देशन करना, ठीक है। मतलब निर्देशन प्रबंधन जो है एक अंतः पारंपरिक क्रिया है। क्या है, निर्देशन जो है निर्देशन प्रबंधन की अंतः पारस्परिक क्रिया है, ओके, जो कर्मचारीगण तथा प्रबंधकों के मध्य संबंधों को निर्धारित तथा प्रभावित करती है, ओके। फिर एक निर्देशन का सीधा प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ता है। निर्देशन में 3 तत्व निहित हैं, नेतृत्व, अभिप्रेरणा और संप्रेषण। नेतृत्व जितना प्रभावी होगा निर्देशन भी उतने ही प्रभावी होंगे, ठीक है। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिससे प्रबंधक और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रभावित करता है तथा उन्हें निर्देशित करता है। नेतृत्व यदि प्रजातांत्रिक है तो मतलब निर्देशन अधिक प्रभावी होगा, मतलब लोगों से सहयोग लिया जाएगा, अपने अधीनस्थ से परामर्श ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रजातांत्रिक हैं। हम लोगों ने चैप्टर 2 में शायद पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। फिर है कि निर्देशन बिना संप्रेषण का संभव नहीं था। सब देखिए आपके 3rd पेपर से एक क्वेश्चन आया था कि संप्रेषण कितने मार्गी, मतलब संप्रेषण 2 मार्गी है, 3 मार्गी है, तो संप्रेषण क्या है, 2 मार्गी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपके 2nd पेपर में। तो ये भी हो जाता है कभी कभी कि 2nd पेपर से क्वेश्चन आपके 1st पेपर में, 3rd पेपर से क्वेश्चन आपके 2nd पेपर में। तो क्योंकि वहाँ पे भी आपके 2nd पेपर में कुछ जो है कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट है 2nd पेपर में, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ से पूछे गए थे। फिर आता है नियंत्रण। मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है, कंट्रोल करना। अगर कुछ चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो उसको कंट्रोल करना, ओके। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेटिंग करना, सभी के मतलब बीच में तालमेल बिठाना, ठीक है। तो मैनेजमेंट का कार्य ये होता है। निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। अगर कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ को लेकर के कि ये कंपनी से मतलब जो प्रोडक्ट हैं कहाँ जाएंगे, कैसे सेल होंगे, तो मतलब निर्णय लेना। शिक्षा से रिलेटेड, जैसे कि शिक्षा में क्या करना है कि कौन सा जो करिकुलम है वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मतलब एक मैनेजमेंट होता है, शैक्षिक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो वो डिसीजन लेता है इन सब चीज़ों के। फिर बजट निर्माण, ठीक है, एक बजट बनाना। नवाचार मतलब इनोवेशंस के लिए ढूंढना कि कौन कौन सी चीज़ें इनोवेट करके हम मतलब पारिश्रमिक को कम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हैं। फिर आता है प्रबंधन के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कार्नेवल ने मतलब बोला है कि सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सामान्य सत्य है जो किसी विचार या कार्य के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है। सिद्धांत क्या है भाई, प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, सिद्धांत वो चीज़ है, एक आधारभूत कथन या सामान्य तथ्य है जो मतलब किसी विचार या कार्य के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है। अब कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जैसे कि कार्य विभाजन का सिद्धांत, ठीक है, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद अनुमान का सिद्धांत है, अधिकार, सत्ता तथा दायित्व का सिद्धांत है। कार्य विभाजन का सिद्धांत मतलब यही है कि आप पद के अनुसार, योग्यता तथा दक्षता के अनुसार, मतलब क्या है, मतलब लोगों को कार्यों का विभाजन करना, ठीक है। अनुमान का सिद्धांत ये है, जैसे कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो मतलब वो अच्छे से होगा या नहीं होगा तो उसका अनुमान लगाना, ठीक है, ये भी सिद्धांत है। मतलब ये सब चीज़ें उसकी प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ये सब चीज़ें वो सोचता है करने से पहले। फिर अधिकार, सत्ता या दायित्व का सिद्धांत, मतलब जब कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो उसका अधिकार, सत्ता या दायित्व प्रदान किसको होगा, ठीक है। तो ये भी उल्लेखनीय है कि बिना दायित्व के अधिकार तथा बिना अधिकारों के दायित्व जो है सारहीन है। अतः प्रबंधक को अधिकार तथा दायित्व दोनों ही देने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अनुशासन का सिद्धांत। तो फियोल के अनुसार अनुशासन से तात्पर्य आज्ञाकारिता
कार्यरत रहना, शक्ति का समुचित प्रयोग तथा उच्च अधिकारियों का सम्मान करना है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कि सामयिक परीक्षणों का सिद्धांत, आदेशों में एकता का सिद्धांत, फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन में एकरूपता का सिद्धांत, कार्य नियोजन का सिद्धांत। ओके, फिर नेक्स्ट है कि पारिश्रमिक का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, उसके पदानुक्रम का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, ठीक है, निष्पक्षता के सिद्धांत, कुछ अन्य सिद्धांत। तो इसमें से डीप से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि मतलब जो ये प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये कितने हैं, या ये मतलब कौन कौन से ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4। तो बस वही आपको के पॉइंट आपको लिख लेना है और आपको यही समझना है, ठीक है। तो टोटल अगर आपसे पूछता है कि कितने हैं तो आप अनुमानतः 15 से 16 बता सकते हैं, 15 बता सकते हैं। ओके, फिर आता है प्रबंधन प्रणाली, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। तो कार्य जो प्रणाली है वो किसी कार्य या व्यवस्था के समग्र रूप तथा उसके विविध अंगों के व्यवस्थित तथा नियोजित संगठन का मात्रा। प्रबंधन भी क्या है, एक प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे रिचर्ड्स एवं विलियम लेंडर ने उल्लेख किया है बंद प्रणाली और खुली प्रणाली का, क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम। किसने, रिचर्ड्स और विलियम लेंडर ने, ठीक है। तो बंद प्रणाली में प्रबंधनकर्ताओं का प्रबंधन तथा उनके विभिन्न अंगों का पूर्ण नियंत्रण रहता है, ठीक है। बंद प्रणाली में प्रबंधनकर्ताओं का प्रबंधन तथा उनके विभिन्न अंगों का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इस प्रणाली का वातावरण से कोई संबंध नहीं रहता है तथा सूचना प्रणाली बंद होती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं खुली प्रणाली। तो प्रबंधन की खुली प्रणाली जो है बंद प्रणाली के विपरीत है। खुली प्रणाली में प्रबंधन के संबंध में लिए गए निर्णयों, उसके क्रियान्वयन तथा परिणामों का प्रबंधन का कोई नियंत्रण नहीं रहता। उसमें क्या था, नियंत्रण रहता है। किसमें, बंद प्रणाली में। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे कि लिखा है ना, देखिए आप लिखा है कि जिस प्रकार बंदूक से गोली दागने से पूर्व तथा बंदूकधारी का बंदूक तथा नियंत्रण जो है गोली के ऊपर रहता है दागने से पूर्व, फिर जब गोली चली जाती है, जब चल जाती है गोली, तो उसके बाद उसका कोई नियंत्रण उस पर नहीं रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, खुली प्रणाली। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका प्रबंधन की सीमाएं। तो प्रबंधन एक अत्यंत ही व्यापक तथा प्रत्यय तथा प्रक्रिया है। ओके, तो इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, सीमाएं नहीं पूछी जाएंगी, हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि सिद्धांतों में अस्थायित्व, प्रबंधन के कोई सुनिश्चित तथा स्थायी सिद्धांत तो नहीं है। मानवीय व्यवहारों से प्रभावित, तो प्रबंधन पर मानवीय व्यवहारों का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि प्रत्येक संस्था में कार्यरत मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक जैसे प्रबंधन सिद्धांतों से नहीं हो सकता है। मतलब अब स्कूल्स का प्रबंधन और कंपनी का प्रबंधन एक जैसा नहीं हो सकता है ना, वहाँ अपने उसके अकॉर्डिंग ही मतलब जो है मैनेजमेंट होगा। फिर नेक्स्ट है कि संगठन की पृथक विशेषताएं। तो हर संगठन की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब सभी संगठन की एक विशेषताएं नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर प्रबंधन सिद्धांतों की अपूर्णता, जैसे कि सामाजिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास के परिवर्तनों के कारण प्रबंधन के पुराने सिद्धांत नई परिस्थितियों में सफल नहीं हो पाते हैं। तो प्रबंधन सिद्धांतों की अपूर्णता का मतलब ये है, जैसे कि आज से कुछ समय पहले जो प्रबंधन होते थे उनका आज के टाइम कोई खास वैल्यू नहीं है, तो जो आज हो रहे हैं वो आगे आने वाले समय वैल्यू नहीं रहेगा। तो यही है कि प्रबंधन सिद्धांतों की अपूर्णता भी उसमें हुई है। फिर आता है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो शिक्षा में अनेक संसाधन हैं, उनको मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, मानवीय और भौतिक। तो संसाधनों को दृश्य तथा अदृश्य दो भागों में बांट सकते हैं, मानवीय तथा भौतिक। ओके, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, दृश्य तथा सदृश्य। तो दृश्य तथा अदृश्य। ओके, जैसे भूमि भवन उपकरण साज सज्जा जो है ये दृश्य संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। ओके, फिर है जबकि अध्यापक का बौद्धिक स्तर, शैक्षिक योग्यताएं, स्वतंत्रता, निर्णय निर्माण, ये सब क्या है, इसके क्या है, अदृश्य हैं, मतलब ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, शिक्षा में प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है। प्राचीन काल में शिक्षा में प्रबंधन के विषय में कोई विचारधारा प्रस्तुत नहीं की गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से धीरे धीरे शिक्षा में प्रबंधन की अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाने लगा है। शिक्षा में प्रबंधन व्यवसाय व उद्योगों से ही लिया गया है। शिक्षा में प्रबंधन व्यवसाय व उद्योगों से लिया गया है। ओके, कहाँ से लिया गया, व्यवसाय व उद्योगों से। फिर शिक्षा प्रक्रिया के संचालन में अनेक मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, सिंपल सी बात है। मतलब शिक्षा प्रक्रिया के संचालन में भी मतलब जरूरत पड़ती है मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की। और किसी कंपनी भी खड़ी करेंगे तो वहाँ भी मानवीय और भौतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी तो एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ भी शिक्षा प्रक्रिया के संचालन के लिए भी एक कमेटी, एक ग्रुप का जो है जरूरत पड़ेगी। फिर शिक्षा जो है प्रबंधन शिक्षा का एक गतिशील अंग है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है पूछ ले।
गतिशील है, स्थिर अंग है। तो शिक्षा जो है प्रबंधन शिक्षा का एक गतिशील अंग है। फिर नेक्स्ट है कि किशन चंद्र शर्मा ने कहा है, आप चाहो तो याद करो, ना चाहो तो ना याद करो, लेकिन मेरा एक कह सकते हो मेरा एक दायित्व है कि आपको हर स्टेटमेंट को आपसे शेयर करना। तो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली संगठन की आवश्यकता होती है। शर्मा जी क्या कह रहे हैं कि भाई शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली संगठन की आवश्यकता होती है। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित एक उपयुक्त ढांचा अथवा तंत्र जो है प्रबंध कहलाता है। वर्मा एवं सेवानी भी कुछ कह रहे हैं, देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि जो इसमें आप यही के पॉइंट याद रखिए, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठित इकाई में परिवर्तित करना कि उनसे अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। की पॉइंट क्या है वर्मा एवं सेवानी का, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठित इकाई में परिवर्तन करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस माथुर, इन्होंने क्या कहा है भाई, अच्छे विद्यालय जो हैं, संगठन से हमारा तात्पर्य यही है कि संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा विद्यालय के विभिन्न अंग प्रत्यय मिलकर अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्रिय रहें। ओके। तो शिक्षा में प्रबंध क्षेत्र अब हम पढ़ते हैं क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कि शिक्षा के प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा के समस्त नीतियाँ, योजना, निर्देशन, नियंत्रण और संगठन आदि बातें आती हैं। मतलब प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, मतलब क्या स्कोप रहता है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो इसमें यही रहता है कि योजनाएं, निर्देशन, नीतियाँ, नियंत्रण, ये सारी बातें आती हैं। ठीक है। इसमें मानवीय तत्वों के साथ साथ में भौतिक तत्वें भी सम्मिलित की जाती हैं। मानवीय तत्व जैसे कि छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, भौतिक तत्व जैसे कि विद्यालय, इमारत, शैक्षिक सामग्री, फर्नीचर। ओके। तो इनके क्षेत्र देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र क्या क्या हैं। इनके क्षेत्र हैं कि शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शों और सिद्धांतों आदि का निर्धारण करना, उद्देश्यों के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाएं बनाना, शिक्षा संस्था में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों के समन्वय स्थापित करना। इनका क्षेत्र मतलब ये सारी ये कार्य करते हैं। ठीक है। मतलब शिक्षा संबंधित समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना था। शैक्षिक संस्था के कार्यों के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करना। सफल संचालन करना है तो कार्यों मतलब कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। अगर प्रशिक्षण नहीं करवाएंगे, ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, तो शैक्षिक संस्था में अच्छा कार्य कैसे होगा, है ना। तो बस वही चीज़ है। और देखिए चैप्टर्स बड़े बड़े हैं तो इसीलिए हम एक एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अभी चैप्टर 7, चैप्टर 8 मतलब थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से एक एक चैप्टर पढ़ सकें। ओके। फिर है 9, 10 आगे फिर चैप्टर छोटे छोटे हैं तो हम एक साथ में सारे डिस्कस कर डालेंगे। ओके। तो पहले हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं अभी। तो शिक्षा इसमें क्या था, मतलब क्षेत्र क्या है, मतलब क्या है प्रबंधन का जो है क्षेत्र क्या है। तो ये सारे क्षेत्र हैं, मतलब नीति बनाना, कार्य योजना करना, प्रबंधन, शिक्षा, मतलब ये सारे जो कार्य हैं, क्षेत्र हैं, सीमाएं हैं, जो भी आप इनको देख लीजिए। फिर क्या, शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख योग्यता विशेषताएं। शिक्षा में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन कैसे होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन करते हैं तो प्रबंधन जो है एक उद्देश्यपूर्ण क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भाई अगर हम शिक्षा को, इसमें हम क्या करते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। ठीक है। शिक्षा में प्रबंधन सभी स्तरों के लिए आवश्यक है। शिक्षा में प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। शिक्षा में प्रबंधन की सफलता विद्यालय के विकास की गति पर निर्भर करती है या उनको उसको गति देती है। ठीक है। विद्यालय को विकास को गति देती है। ओके। उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है, उसको गति देती है। प्रबंधन अगर अच्छा हम प्रबंधन करेंगे तो अगर अच्छा प्रबंधन होगा तो विद्यालय के विकास की जो गति होगी, अगर हमारा प्रबंधन खराब होगा तो विद्यालय का विकास नहीं होगा, उसका विनाश होगा। ठीक है। तो इसीलिए हमको अगर विद्यालय का विकास करना है तो शिक्षा के प्रबंधन में हमको अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा प्रबंधन हमको करना पड़ेगा। फिर शिक्षा में प्रबंधन संगठन की आवश्यकता होती है। शिक्षा में प्रबंधन जो है कला व विज्ञान दोनों होते हैं। ठीक। अब हम आते हैं शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति। तो शैक्षिक प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, एक लचीली प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के रूप में है। प्रबंधन व कला दोनों है। देखिए प्रकृति हो चाहे वो आपका इसमें ये विशेषताएं हों, ठीक है, चाहे क्षेत्र हो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी है इसमें आपको, की पॉइंट या थोड़ा सा देखना, मतलब अगर आप इसको अच्छे से देख भी लेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो आप इसको बस ढंग से देखना ही है, देखना है और सुनना भी है ढंग से। तो उसके बाद यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति क्या है, शैक्षिक में शिक्षा में प्रबंधन जो है एक गतिशील प्रक्रिया है। ये मतलब मैनेजमेंट होता रहता है, ये तो है नहीं कि मैनेजमेंट कर दिया तो चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलती है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हम फिर से मैनेजमेंट करते हैं उस चीज़ का। फिर शिक्षा में एक लचीली प्रक्रिया, फ्लेक्चुअल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो होनी चाहिए। ठीक है। और जिससे कि हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकें चीज़ों का। फिर शिक्षा में प्रबंधन जो है एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में होता है। शिक्षा में प्रबंधन जो है कला विज्ञान दोनों होता है। फिर शिक्षा एक प्रबंधन में जो क्या है, प्रबंधन शिक्षा जो प्रबंधन है वो व्यावसायिक क्रिया है।
शिक्षा में प्रबंधन सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। शिक्षा में प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। ठीक है, तो ये प्रकृति भी है, क्षेत्र भी है और महत्वपूर्ण विशेषताएं भी थी। अब इनका औचित्य क्या है? तो औचित्य यही है, मतलब शैक्षिक प्रबंधन का मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, औचित्य मतलब जरूरत और उनकी आवश्यकता क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है। देखिए, कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति। देखिए, जब हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम अच्छे मतलब अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके बच्चों में जो स्किल्स होंगे वो हम डेवलप करेंगे। ठीक है, वो आगे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम एक कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति कर सकते हैं। एक कुशल मानव मतलब हम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब डेवलप ह्यूमन, जिसको हम कुछ सिखाएं हैं, कुछ बताएं हैं। ठीक है, उस तरीके का मानव हम अपने अच्छे मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। फिर है शिक्षा की गुणात्मक उन्नति। तो शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा की गुणात्मक उन्नति होती है, क्योंकि शिक्षक कार्य, पाठ्यचर्या, अनुशासन तथा पाठ्यक्रमी सहकारी क्रियाओं का प्रभावपूर्ण प्रबंधन करता है। शिक्षा की गुणात्मक उन्नति कैसे होगी? मतलब जितना हम अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे कि अगर आप ऐसे बोल के पढ़ाएं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम बोल के पढ़ाएं तो समझ में नहीं आएगा, और अगर हम अभी जैसे बुक से पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको समझ में आ रहा है। तो बस यही है कि मतलब एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ओके, तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान। अब मैनेजमेंट किस लिए होगा? अगर कोई शैक्षिक समस्या विकसित हो, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस क्षेत्र में कोई समस्याएं विकसित हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अच्छे स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे किसके? एजुकेशन मैनेजमेंट के द्वारा। मतलब हम मैनेजमेंट करेंगे कि भाई एक नोटिस जारी करेंगे। ठीक है, एक सूचना जारी करेंगे कि जिसको मतलब साइंस में इंटरेस्ट हो वो आप अपना नाम लिखवा लें। तो ऐसे क्या होता है, जब हमको प्रॉब्लम आती है तो हम मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस का, स्किल्स का हम प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी एजुकेशन मैनेजमेंट के द्वारा हम करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भी उसी के द्वारा करते हैं। अल्प अल्प साधनों में, मतलब कम से कम साधनों में जो है उन्नत परिणाम प्राप्त करने की भी हम कोशिश करते हैं। ये किसके थ्रू हो सकता है? एक मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है, चाहे वो उसको एजुकेशनल में, फिलहाल हम अभी एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो इसीलिए शिक्षा को लेकर के बात करेंगे। ओके, बाकी अगर आप कहीं भी अगर अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं कम साधन में, तो एक अच्छा मैनेजमेंट करिए, आपको वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर है आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। तो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग में भी मतलब हमको नवीन शिक्षा युग में, नवीन युग में शिक्षा के क्षेत्र, ये सिर्फ एक बस यही याद कर लीजिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछना जाएगा। फिर सामाजिक मांग की संपूर्ति। ओके, फिर निर्देशन एवं परामर्श की पूर्ति, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षा की उपलब्धता। तो मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक छात्र में रुचियों, योग्यता तथा आवश्यकताओं की भिन्नता होती है। तो सिंपल सी बात है, मतलब जिसमें जिस जिस चीज़ की ज़्यादा मतलब वो चीज़ें रहेंगी तो उसको हम और अच्छे से डेवलप करेंगे। फिर क्या है? लोकतंत्र की सुदृढ़ता। देखिए, शिक्षा मूलतः लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा मूलतः किस पर आधारित रहता है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, या फिर मतलब कुछ भी करके ऑप्शन दे सकते हैं। तो शिक्षा जो मूलतः किस पर आधारित होती है? लोकतांत्रिक मूल्यों पर। अतः शिक्षा प्रबंधन में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को महत्व दिया जाता है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? तो शिक्षा में प्रबंधन का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन करना है। ओके, फिर है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम वातावरण का निर्माण करना है। इसका मतलब यही है ना कि भाई मैनेजमेंट क्यों होता है? तो उसके लिए क्या करना है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमको अनुकूल, मतलब एक अच्छा वातावरण बनाना पड़े। ठीक है, कुशल मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना होता है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास तथा उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना होता है। मतलब एक तरीके से ओवरऑल ये कहना है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिससे कि बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। वहाँ के जो कर्मचारी वगैरह हैं उन सभी चीज़ों पे बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इन सब स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए कि शिक्षा संस्था में समय समय पर शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना, कार्य कर्मचारियों से संबंधित आचार संहिता, वेतन, ठीक है, शिक्षा में समस्याएं उनको सॉल्व करना, योजनाओं में उचित क्रियान्वयन, उनकी वित्त की व्यवस्था करना, पैसे की व्यवस्था करना। ठीक है, समाज के नागरिकों, शिक्षा व्यवस्थापकों, अभिभावकों को समय समय पर शैक्षिक योजनाओं से अवगत कराना। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रक्रिया, मतलब कम से कम ये 15 से 20, मतलब वही नॉर्मल सी चीज़ें। मैनेजमेंट क्यों होता है? ठीक है, मैनेजमेंट ये होता है कि ज़्यादा पैसे ना खर्च हों, उसमें मैनेजमेंट ये देखे दिया है कि अपव्यय व अवरोधन को रोकना। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से शिक्षार्थी व शिक्षक में सुरक्षा की भावना को विकसित करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, इनका उद्देश्य रहता है, मैनेजमेंट का उद्देश्य है। अब ये ऐतिहासिक कारक क्या हैं प्रभावित करने वाले? तो ऐतिहासिक कारक मतलब जैसे यही कि किसी भी देश का वर्तमान शिक्षा प्रबंधन भूतकाल की पृष्ठभूमि में और भविष्यकाल की छाया में विकसित होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर सामाजिक कारक क्या है? सामाजिक कारक मतलब ये कि शिक्षा और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं और सामाजिक गतिविधियों से शिक्षा प्रभावित होती है। जैसे कि मतलब आप कहीं
कोई प्रथाएं, आकांक्षाएं, रीतियाँ, मतलब ये सब मानते हैं। तो क्या होता है इससे इससे यही होता है कि सामाजिक मतलब कारक हैं, इनसे क्या होता है कि भाई वहाँ मत जाना, या फिर शाम के बाद नहीं पढ़ना है। तो ये सब जो प्रथाएं क्रियाएं होती हैं, इनसे शिक्षा जो है प्रभावित होती है। फिर राजनीतिक कारक, मतलब देखिए आज के टाइम तो राजनीतिक पॉलिटिकल जो है फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये भी जो है इफ़ेक्ट करता है मैनेजमेंट को। सांस्कृतिक कारण, मतलब ये भी जो है कल्चरल फैक्टर भी जो है इफ़ेक्ट करता है, अगर चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं तो। अगर मतलब जैसे कि क्या है, शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा प्रबंध और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि शिक्षा संबंध से ही संस्कृति का विकास होता है और संस्कृति से ही शिक्षा प्रबंध को मजबूती मिलती है। तो ये सांस्कृतिक कारक हो गया। फिर आर्थिक कारक, तो आर्थिक कारक में भी यही है कि वित्त किसी भी संस्था में रक्त की भांति होता है, शिक्षा प्रबंध में भी वित्त व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। संस्था की वित्त व्यवस्था जितनी अधिक होगी, शिक्षा प्रबंधन भी उतना ही दृढ़ होगा। संस्था की समस्त गतिविधियों जैसे आय व्यय के स्रोत, ठीक है, वित्तीय लेखा जोखा, वेतन सामग्री, मतलब इन सभी चीज़ों का जो है वो इफेक्ट पड़ता है। किस चीज़ पे, मतलब ये किसको प्रभावित करते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक और आर्थिक कारक। ओके। फिर शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया, तो इसकी प्रक्रिया बस यही है, मतलब कुछ खास नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया का है निर्णयन, सभी संगठनों में किसी कार्य के संपादन या क्रिया के आयोजन के संबंध में निर्णय करना होता है। तब इसका मतलब यही है कि उद्देश्य व लक्ष्यों को स्पष्ट करना, समस्या जिस पर निर्णय लिया जाता है से संबंधित सूचनाएं, मत विचार आदि का संकलन। मतलब यही है कि जो निर्णय लेना है उस पर हमको अच्छा निर्णय लेना है, ठीक है, कोई एक तरफा निर्णय नहीं लेना है। ओके। तो इसकी प्रकृति के बारे में बात की गई थी, सॉरी प्रक्रिया के बारे में, शैक्षिक संबंधन की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। ओके। तो शैक्षिक प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, निर्णय लेना, मतलब निर्णय लेना। ओके। उसके बाद नियोजन करना, प्लानिंग करना, हम लोग इसको पहले देख चुके हैं, तो इसमें भी कुछ वर्ड जो है कॉमन होंगे, ठीक है। तो इसमें इलियट और मोसी ने विद्यालय निर्माण के बारे में बातें पर ध्यान दी। तो किसने कहा है, इलियट एंड मोसी ने विद्यालय योजना के निर्माण के बारे में कुछ बातें कही हैं, कि जैसे कि विद्यालय में शैक्षिक आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में उद्देश्यों का निर्धारण, समुदाय विशेष में विद्यालय से अपेक्षा तथा शिक्षा की आवश्यकता, विद्यालय के विशिष्ट कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निर्धारण, और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने थोड़ा बात करी है कि और जो संगठन के जो स्वरूप होते हैं वो दो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में यही है कि कार्यकर्ता, सहायक, पर्यवेक्षक और अधिकारी। ओके। इनका एक पदानुक्रम होता है, इनका एक सीक्वेंस रहता है। अनौपचारिक में क्या रहता है कि मतलब संगठन में व्यक्तियों के बीच अधिकार या कार्य के आधार पर संबंध नहीं होते हैं, ठीक है। इनके बीच क्या होता है, व्यक्तिगत तथा व्यक्तित्व के आधार पर संबंध होता है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने बोला है कि स्टेटमेंट कि प्रत्येक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन व्याप्त रहता है। प्रत्येक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन व्याप्त रहता है। प्रथम जो है मतलब औपचारिक जो संगठन है उसकी व्यवस्था तथा सततता के लिए, और दूसरी उसकी जीवन शक्ति के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये चेस्टर बर्नार्ड ने स्टेटमेंट दिया है। प्रथम और दूसरी वाला अगर स्टेटमेंट आ जाए तो फिर क्या है, चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है। फिर संप्रेषण, कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन आया था आपका सेकंड पेपर में। तो संप्रेषण वह व्यवस्था है जिसमें आदेश, सूचनाएं, विचार आदि एक दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं। तो संप्रेषण में त्रिध्रुवी होता है, ऊपर से नीचे, समानांतर और निम्न से उच्च की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। ओके। तो प्रथम में क्या होता है कि संदेश, सूचनाएं, आदेश आदि जो है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो उन्होंने बस डिटेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अतः संप्रेषण वह साधन है जिसमें संस्था या संगठन संगठित रहता है। फिर है निर्देशन करना। तो जेवी बियरर सीयर्स ने कहा है कि प्रबंधन में निर्देशन वह अंग है, प्रबंधन में निर्देशन वह अंग है जो निर्णय को प्रभावित करता है, कार्य करने के लिए सूचना देता है तथा इस बात का भी संकेत देता है कि कार्य को किस प्रकार करना है और इसको कब प्रारंभ तथा समाप्त करना है। ओके। फिर है समन्वय स्थापित करना, रिपोर्ट तैयार करना, उसके बाद में बजट बनाना, ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो कुछ चीज़ें आप मतलब मूल्यांकन करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रकृति में विशेषता में पढ़ ली थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लास्ट टॉपिक है इसमें। तो इसमें कुछ खास नहीं, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय शिक्षा में अनेक परिवर्तन हुए और परिवर्तन लाने के 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा मतलब लाई गई थी शिक्षा नीति। तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा एक नीति लाई गई थी, उसी के आधार पर मतलब वो, हालांकि वो उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। फिर 1986 में जो लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसमें मतलब कुछ बातें ये हैं
जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली का मूल मंत्र यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी जात पात धर्म जन्म लिंग भेद आदि के आधार पर, मतलब ऐसा कोई ना हो कि उसको अच्छी शिक्षा ना दे सके, मतलब कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 ये क्वेश्चन आया था सेकंड पेपर में, स्वीकार किया गया। तो पहले 10 वर्षों के संबंध में क्या है, विभाजन किया गया था कि प्राइमरी शिक्षा 5 वर्ष के लिए, प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष के लिए, ठीक है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा, और फिर प्राइमरी शिक्षा 3 वर्ष के लिए, और प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा 2 वर्ष के लिए, उसके बाद 2 वर्ष का हाई स्कूल, ये जो दिया गया था। ओके, तो हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है। कोशिश करेंगे चैप्टर 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14 13 तक जो चैप्टर हैं वो हम एक साथ में अगला वीडियो सुबह तक प्रोवाइड करा देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं जिसमें कि MCQs दिए गए हैं, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पेपर 3 की, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3, आप उसको देख लीजिएगा। और वीडियोस जो है, एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले जाते हैं, तो एक बार उसको भी ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर 3 के कुछ वीडियो जो हैं उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पेपर अच्छा करके आना है आपको, ठीक है। बाय बाय।